नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हम आपको ऐसे मेहमान से मिलवाएंगे जिनका नाम सोशल मीडिया पे जाना जाता है। और चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि नईम रजा भाई, सबसे पहले आपका हमारे भारत न्यूज में स्वागत है। अलीम भाई, शुक्रिया कि आप इस दौर में यहाँ तक पहुँचे हमारे पास तक, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा। जी नईम रजा भाई, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन आपसे है कि जो एग्जिट पोल चल रहा है उस पर तमाम बातें उठ रही, क्या है आखिर सर? अगर अलीम भाई, अगर मैं देखूँ कि जो एग्ज़िट पोल आपने देखे ही हैं, जी जी जी, और कि सारे लगभग एग्ज़िट पोल जो हैं वो एक तरफा जो है वो भाजपा को बहुमत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी कितने हद तक सही हैं ये आज भर की बात है, और कल सुबह इन सारी चीज़ों को हम देख ही लेंगे। और अगर हम पिछले लास्ट 5 एग्ज़िट पोल की बात करें तो उनमें से 5 एग्ज़िट पोल में से 4 एग्ज़िट पोल जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। एक बिल्कुल हाल ही का एक उदाहरण, एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो बंगाल का। बंगाल में लगभग सारे एग्ज़िट पोल ने बीजेपी की गवर्नमेंट को बहुमत दे दिया था। और मगर आपने रिज़ल्ट जब देखा तो आपने देखा कि किस तरीके से टीएमसी ने एक बड़े लेवल पे जा कर के रन किया और अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। तो कल देखते हैं कि अभी तक 5 एग्ज़िट पोल में से 4 एग्ज़िट पोल गलत साबित हुए हैं लास्ट में से, और कल ये एग्ज़िट पोल किस हद तक जो हैं वो सही साबित होते हैं और किस हद तक जो हैं वो गलत साबित होते हैं। मगर इन एग्ज़िट पोल के साथ साथ में जो हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिनके रिसोर्स हैं, जहाँ से ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि अगर ये एग्ज़िट पोल सही होते हैं तब तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में कामयाब होंगे, और अगर वो नहीं ये एग्ज़िट पोल कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान, जो आज छोटे से लेकर के एक बड़े तक, बुज़ुर्ग तक से पूछो, बच्चे से लेकर के, जो एक वर्ड दे रखा है गोदी मीडिया का, तो कहीं ना कहीं ये एक प्री प्लान्ड है जो लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली दबाव बनाने का और प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि जब काउंटिंग हो तो काउंटिंग के समय पे जो अधिकारी हों और काउंटिंग कराते हों, और जो सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हों वो विपक्ष के ऊपर हावी रहें, और जो वहाँ के अधिकारी हैं उन पे भी हावी रहें। क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो मीडिया का वो ये दिखा रहा है कि भाजपा जो है वो पहले से ही एग्ज़िट पोल के थ्रू जो है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है। सो ये कल किस हद तक जाते हैं, और इलेक्शन से ज़्यादा न्यूज़ चैनलों की प्रतिष्ठा का मेरे हिसाब से सवाल है कि अपनी प्रतिष्ठा को कहाँ तक कामयाब लगा। क्योंकि अगली बार अगर इसी तरीके से ये करते रहे और इसी तरीके से ये गलत साबित होते रहे तो अगली बार तो जब एग्ज़िट पोल लोग आया करेंगे तो लोग ये समझेंगे कि हाँ, कोई शाम को कॉमेडी आने वाली है, और उसका एंजॉय करा और एग्ज़िट पोल को उठा करके एक डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया। नहीं रजा भाई, एक सवाल उठता है जनता का कि ईवीएम पे बहुत घोटाला हो रहा है। अच्छा, ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम को रखने के, ईवीएम को यूज़ करने के, ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के एक सबके रिटन तौर पे प्रोटोकॉल होते हैं, और वो प्रोटोकॉल चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं। मगर आप कल की आप देख लो, बनारस के अंदर की घटना, बरेली की घटना, जहाँ डस्टबिन के अंदर आपको बैलेट पेपर मिले हैं, आप वो घटना देख लो। आप बनारस की देख लो, जहाँ एक पूरी गाड़ी भरी हुई है और ईवीएम से, और वहाँ इस तरीके से ईवीएम लोग पकड़ रहे हैं, आम जनता। और जहाँ आज तक की खबर की बात मैं करूँ तो बरेली में चुनाव आयोग ने जो है वो शायद डीएम के ऊपर भी कार्रवाई की हुई है, और जो बनारस में है एडीएम के ऊपर भी कार्रवाई की है। तो चुनाव आयोग को ये भी साफ करना चाहिए कि इन एडीएम के ऊपर और डीएम के ऊपर जो आज कार्रवाई हुई है वो क्यों करी गई है। फिर दूसरी चीज़, अगर हम ईवीएम की बात करें हम, तो ईवीएम को आप देखेंगे तो कोई इसका, और जो आज डिस्प्यूट बन रहा है कि ईवीएम में ट्रेसिंग हो सकती है, घोटाला हो सकता है, तो ये कोई अब से नहीं है। 2009 के जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो 2009 में
इस लोकसभा के अगर इलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे भाजपा के माननीय आडवाणी जी थे, उन्होंने सबसे पहले इस ईवीएम का हारने के बाद में विरोध किया और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। 2010 की अगर हम बात करें तो नरसिम्हा राव जी एक बहुत बड़े संघ के लीडर, उन्होंने एक किताब लिखी ईवीएम के घोटाले के ऊपर, जिसे हमारे नितिन गडकरी जी, जो इससे पहले राष्ट्रीय जेपी नड्डा से पहले जो हम भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उसका विमोचन किया और उन्होंने उस किताब के अंदर लिखा कि इसे हैक किया जा सकता है। और ये लिखने वाले कौन? संघ के एक बहुत बड़े लीडर नरसिम्हा राव जी। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने वाले कौन? समझ में आया? आडवाणी जी, वो आडवाणी जी जो किसी वक्त भाजपा का प्रधानमंत्री का चेहरा हुआ करते थे। तो इस पर यह नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव या मायावती या कोई विपक्ष जो है वो सवाल उठाता हो। ये एक किसका, अगर मैं कहूँ तो चोली दामन का साथ बन चुका है। जब जब इलेक्शन आएंगे तो ईवीएम में हैकिंग की जो बात है वो कंटिन्यू रहती है। आपने कुछ दिन पहले देखा 2017 का इलेक्शन जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर ईवीएम को ट्रेस करके दिखाया, हैंग करके दिखाया आपको। अब जब उसने हैक करके दिखाया आपको, तो आप सोचिए कि ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मेरी एक बात समझ में आती है, अगर इस ईवीएम के ऊपर इतना चीज़ें ज़्यादा हर इलेक्शन के अंदर ये सवाल होता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो फिर चुनाव अगर हमें निष्पक्ष ही कराना है तो ईवीएम के अलावा भी दूसरी तरीके से चुनाव हो सकते हैं। ना जाने ऐसी कितनी कंट्री हैं जो हमसे डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, जो विकसित हैं। हम तो विकासशील कंट्री हैं जो विकसित हैं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, ये वो कंट्री हैं जो हमसे कई सालों आगे चल रही हैं चीज़ें में। मगर इन जहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर ईवीएम नहीं यूज़ होती है, वो आज भी बैलेट पेपर से ही इलेक्शन को कराते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी डेवलप कंट्री फिर वो क्यों नहीं ईवीएम का यूज़ कर रही हैं। और अगर ये है ईवीएम में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि चुनाव आयोग को सामने आकर के इस पर एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो सवालिया निशान बना हुआ इस ईवीएम का, कि वास्तव में इस ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और रही बात हैक की, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप देखिएगा कि अभी रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, कैसे कैसे साइबर अटैक हो रहे हैं। पूरी कंट्री की सारी वेबसाइट को उड़ा दिया जा रहा है, हैक कर दिया जा रहा है। तो फिर एक छोटी सी ईवीएम को एक हैक करना, आप ये कह दें कि इट इज़ इम्पॉसिबल, सो मीनिंग ऑफ डैट कि आप जो है वो आप सही बात नहीं कह रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आप एक सही पक्ष नहीं रख रहे हैं। क्योंकि ईवीएम इज़ नॉट मेड बाय द गॉड, ईवीएम इज़ मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। और जब ह्यूमन बींग्स के थ्रू कोई भी चीज़ बनी हो सकती है, इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ उसी चीज़ में एरर नहीं हो सकता है जो फिर गॉड बनाता है। तो ये इट इज़ नॉट मेड बाय द गॉड, इट इज़ मेड बाय द ह्यूमन बींग। सो मेरा मानना ये है कि अगर इसमें इतने बड़े सवाल हैं तो इसे चुनाव आयोग को ज़रूर देखना चाहिए। नईम भाई, आप कैसी सरकार चाहते हैं? मैं कैसी सरकार चाहता हूँ, अब तो क्योंकि इलेक्शन पूरा हो चुका है और लगभग हमारे पूरे देश के अंदर जो इस चरम जो इलेक्शन वो 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है और उत्तराखंड भी है। ये 5 जो राज्य हमारे हैं, गवर्नमेंट किसी की भी आए मगर उन्हें सर्व समाज के लिए काम करना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट देखना चाहते हैं जिसके अंदर कोई ऊंची नीच ना हो, जिसके अंदर कोई जात पात ना हो, जिसके अंदर कोई रिलीजन वाद ना हो। किसी के काम उसके धर्म देख करके ना किए जाएं, किसी का काम उसकी जात पात देख करके ना किए जाएं। जब काम पब्लिकली होता है तो अपने आप काम इंडिविजुअली भी हो जाता है, मगर जब इंडिविजुअली काम पे किया जाता है तो वो पब्लिकली में लोग जो हैं वो छूट जाया करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट बने वो देश की तरक्की के लिए काम करे, देश को आगे ले जाने के लिए काम करे, ना कि हमें हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई या फिर नीच ऊंच या अमीरी गरीबी में बांट करके हम करें, क्योंकि इससे देश आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि हमें
सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना है, हमें बांग्लादेश को नहीं देखना है, क्योंकि ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरी दुनिया में, और इतने यंगस्टर होते हुए पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के अंदर फिर हम खड़े कहाँ हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। हमारी फाइट तो इस वक्त रूस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन चीज़ों में होना चाहिए। मगर अफसोस की बात, जब सवाल करा जाता है तो हमारा मुंह पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया जाता है, हमारा मुंह बांग्लादेश की तरफ घुमा दिया जाता है, हमारा मुंह भूटान की तरफ घुमा दिया जाएगा कि देखो इनसे तो हम बेहतर हैं। मगर हमें ये कभी नहीं बताया जाएगा कि नहीं, जरा हम फ्रांस के लोगों का लिविंग स्टाइल देखें, जरा अमेरिका के लोगों का लिविंग स्टाइल देखें, जापान के लोगों का लिविंग स्टाइल देखें, वो हमसे कितने चीज़ों में आगे बढ़े हुए हैं। और आपको ये भी जान के एक हैरानी होगी कि इन सारी जगह जो बड़े बड़े पोस्टों पर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो सब इंडियन है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ युवा बहुत आगे जाने के लिए तैयार है। मगर सवाल इस बात का है कि इस टैलेंट को देखा जाए और ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए कि जो इस देश के लिए आगे लेकर के जाए और जो है वो देश के हित में काम करे और सर्व समाज के हित में काम करे। नहीं मेरा भाई, लोकतंत्र आपकी निगाह में क्या है? हाँ अलीम भाई, ये सवाल आपने एक अच्छा सवाल किया है कि मेरी निगाह में लोकतंत्र क्या है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो ये लोकतंत्र यही है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि एक आम नागरिक खड़े होकर के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। मेरी निगाह में ये लोकतंत्र है। एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, इनके भी वोट की वैल्यू एक, और एक रिक्शा चलाने वाले की, एक मजदूर की, एक किसान की, एक गरीब आदमी के वोट की वैल्यू भी एक। ये संविधान ने दिया है और संविधान हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कहता है। हाँ, ये लोकतंत्र का मतलब ये है कि वास्तव में जनता के बीच में, यानी कि प्रजा के बीच में और एक प्रशासन के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसी ट्रांसपेरेंसी कि जिसके ऊपर जनता विश्वास कर सके। ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं कि पर्दे के पीछे काम कुछ और पर्दे के सामने आकर के काम कुछ और। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ऐसी होना चाहिए, यही लोकतंत्र हक देता है हमें, और ये लोकतंत्र हमारा है। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ गरीब अमीर सबको एक समझा जाए। तो ये लोकतंत्र हमारा है मेरी निगाह में, और इस लोकतंत्र को ही जिंदा रखना है हमें। और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस लोकतंत्र के लिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उनकी बड़ा इस देश के लिए कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने एक ऐसा संविधान दे करके हमें गए हैं जिन्होंने जात पात धर्म जाति से उठ करके इक्वलिटी की बात की हुई है। तो सारे लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस लोकतंत्र को ज़िंदा रखना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे है कि आपकी निगाह में सेक्युलरिज्म क्या है? अलीम भाई, मेरी निगाह में सेकुलरिज्म क्या है? अगर मैं बात करूं तो सेकुलरिज्म की, तो आप ज़रा देखेंगे कि ये सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि यूनिटी होना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में आपस में मोहब्बत होना। आप ज़रा थोड़ा सा डीपली जाइएगा, आप देखिएगा कि हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें चल क्या रही हैं और सेकुलरिज्म है क्या। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म अगर ढूंढोगे तो नोट सेकुलर है, नोट सेकुलर है, मगर कमाने वाले अनसेकुलर हैं। अगर हमारे यहाँ की बात करोगे, बीमारी सेकुलर है। हमारे यहाँ की बात करोगे, गरीबी सेकुलर है। हमारे यहाँ की बात करोगे तो आप जो जितना नीचे का तबके का जो परेशान हो रहा है, परेशानी सेकुलर है। क्यों? नोट गरीब के लिए भी वही है और अमीर के लिए भी वही है। एक 10 रुपए के नोट की वैल्यू एक अमीर के लिए भी 10 ही रुपये की है और एक गरीब के लिए भी उतने की 10 ही रुपये की है। बीमारी, अभी कोरोना आपने देखा, कैसी सेकुलर बीमारी थी। उसने ना अमीर को छोड़ा ना गरीब को छोड़ा। उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। बीमारी कैसी थी? सेकुलर थी। उसने ये नहीं देखा पार्टी कौन है, नेता है या अभिनेता है, छोटा है या बड़ा है, गरीब है या अमीर है। उसने सबको, अगर जो भी इसकी जद में आया, उसने उसे नुकसान पहुंचाया।
तो बीमारी सेकुलर है, गरीबी सेकुलर है। आप हर जात के अंदर चले जाओ, हिंदू के अंदर गरीब मिल जाएंगे, मुस्लिम के अंदर गरीब मिल जाएंगे, सिख लोगों के अंदर गरीब मिल जाएंगे, ईसाई लोगों के अंदर गरीब मिल जाएंगे, जैन भाइयों के अंदर गरीब मिल जाएंगे। हर कास्ट के अंदर आप चले जाओ गरीब मिल जाएंगे। तो गरीबी कैसी है? सेकुलर है। प्रॉब्लम सेकुलर, मगर हमारे यहाँ सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, वो कम्युनल दिया जा रहा है। जब कैसे कम्युनल दिया जा रहा है? बीमारी सेकुलर थी, मगर आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर आपने देखा था कि अगर हम बात करें कि एक जाति और धर्म विशेष को अगर मैं बात करूं, तो एक जमात को लेकर के कितना बदनाम किया गया था कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। तो बीमारी कैसी थी? सेकुलर थी। मगर जब सॉल्यूशन की बात आई, बात तो ये होना चाहिए थी कि अरे भाई, सबको, कोई भी जात का इसमें सब परेशान हो रहे हैं, सब धर्म के लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी कैसा होना चाहिए था? हमें सेकुलरिज्म होना चाहिए था। मगर एक धर्म विशेष के ऊपर कोरोना जैसी बीमारी को थोपने का काम किया गया और उसे एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई। तो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, वो सारी की सारी जो है वो आपको सेकुलर मिलेंगी। और जब उनका ट्रीटमेंट देने का काम आता है, जब उनका सॉल्यूशन देने का काम आता है, तो उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो मेरे निगाह में ये सेकुलर है कि जो जब हमारा काम आए तो हम सब चीज़ों को छोड़ करके, जिस तरीके से बीमारी ये नहीं देखती है, तो उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी हम सब लोगों को अवेलेबल कराएं, अमीर गरीब। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा एक कि लोग जो प्राइवेटेशन के पक्ष में हैं और जो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेटेशन हो रहा है हर चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमारे कभी रेल बेच दे रही हैं, कभी हवाई जहाज भेज दे रहे हैं। सपना तो ये था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाया जाएगा, अब तो हवाई जहाज ही भेज दिया, तो घूमेगा कौन? कभी LIC बेच दी जा रही है, ना जाने कितनी बैंकों को बेच दिया गया। मगर जरा सोचो, अगर ये प्राइवेटेशन चारों तरफ हो जाए तो सोचो क्या होगा, कितनी कालाबाजारी बढ़ेगी। आज जो गरीब का बच्चा दिल्ली के एम्स के अंदर 10 रुपए का पर्चा लगा करके लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करा सकता है, क्या उसकी हैसियत है कि वो GB पंत जैसे हॉस्पिटल के अंदर या मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जाकर के लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करवा पाए? नहीं है। अभी तो ये एक पक्ष है। ये जिस दिन वाले दिन ये प्राइवेटेशन चीज़ों को बढ़ गया, तो सोचिए क्या होगा। आज से हमने कुछ साल पहले देखा था कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो 5 रुपये का टिकट या 2 रुपये का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज 50-50 रुपये का सिर्फ प्लेटफॉर्म पे घूमने का टिकट 50 रुपये का। थोड़े समय अगर ऐसी प्राइवेटेशन होता रहा, आप ATM को देख लो, जो बैंक के हैं 3 बार से ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे, आपका पैसा काट लेंगे। चेकबुक का पैसा, मैसेज आने का पैसा, पता नहीं किसका आपको पता नहीं चलेगा अकाउंट में से किस चीज़ का पैसा रहा है। अगर ऐसी प्राइवेटेशन रहा तो कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि ATM के सामने से गुजर गया तो सामने से गुजरने के 50 रुपये, बैंक के अंदर चलेगा 200 रुपये काट लिए, अधिकारी से बात कर लिए तो 500 रुपये काट लिए। ये प्राइवेटेशन का फ़र्क पड़ेगा जा करके। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमें एक सेकुलर रहना पड़ेगा और एक सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए होगी हमें।